नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आप देख रहे हैं धर्मराज क्रिएशन चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऑयल इंडस्ट्री यानी एक रिफाइनरी जिससे हमको पेट्रोल, डीजल और बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स मिलते हैं। एक और हम एवरेज देख लें कि एक जो रिफाइनरी होती है वो पर डे लाखों लीटर्स जो वेस्ट वाटर जनरेट करती है, जिसमें ऑयल, ग्रीस, हैवी मेटल्स और कई ऐसे हजार्डस केमिकल अवेलेबल होते हैं। अगर इसे सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाए तो ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो इसलिए इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि ईटीपी ऑयल रिफाइनरी का एक अहम हिस्सा होता है, जो वाटर को शुद्ध करके उसे पुनः यूज लायक बनाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि ऑयल इंडस्ट्री यानी कि ऑयल रिफाइनरी में, पेट्रोलियम सेक्टर में जिस ईटीपी का यूज करते हैं वो कैसे वर्क करती है, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है और ये कैसे पॉल्यूटेंट्स को रिमूव करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप वाटर एंड वेस्ट वाटर इंडस्ट्री में वर्क करते हैं या इस टॉपिक में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां जाके देख लीजिए। और अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हमने कोई वीडियो नहीं पब्लिश की है तो आप उस टॉपिक को हमको कमेंट करिए, जल्द से जल्द उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और समझते हैं कि ऑयल इंडस्ट्री में इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट कैसे वर्क करता है। अगर आप हमारी वीडियो को रेगुलर देखते होंगे तो आपको ये पता होगा कि कोई भी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है यानी कि जो ईटीपी प्लांट है उसका जो डिजाइन या जो प्रोसेस स्टेप है वो डिपेंड करता है कि आपका जो वेस्ट वाटर है वो कैसा है, यानी कि आपके वेस्ट वाटर में कौन कौन से पॉल्यूटेंट अवेलेबल हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग जो प्रोसेस स्टेप्स निर्धारित होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि जो रिफाइनरी होती है यानी कि जो ऑयल रिफाइनरी है उसका जो वेस्ट वाटर है यानी कि जो भी पॉल्यूटेड वाटर जो जनरेट हो रहा है वहां से, उसमें क्या क्या पॉल्यूटेंट अवेलेबल है। यानी कि हमको सबसे पहले समझना चाहिए कि वेस्ट वाटर में सभी पॉल्यूटेंट के कंपोजिशन क्या क्या है, तभी उसके बाद हम लोग निर्धारित करते हैं कि हमको कौन कौन सा प्रोसेस स्टेप्स लेना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, जब प्रोसेस की बात करें तो पहले होती है प्रीलिमिनरी, फिर होती है प्राइमरी, फिर होती है सेकेंडरी, फिर होती है टर्सरी। इसके बाद भी जरूरत पड़ता है तो और एडवांस लेवल पे जाते हैं जो टर्सरी में ही ऐड होती है। लेकिन कुछ स्टेप्स कम हो सकते हैं या उस स्टेप्स के अंदर और भी इक्विपमेंट ऐड हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके वेस्ट वाटर के अंदर अवेलेबल पॉल्यूटेंट के लेवल पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रिफाइनरी में जो वेस्ट वाटर होती है उसके अंदर क्या क्या पॉल्यूटेंट हो सकते हैं। तो उसमें देखा जाए, जो रिफाइनरी से जो निकलने वाला जो वेस्ट वाटर होता है यानी कि जो इनफ्लुएंट होता है, उसमें मैक्सिमम आपको देखने के लिए मिलता है ऑयल एंड ग्रीस, यानी कि उसमें हैवी क्वांटिटी में ऑयल्स होते हैं और उसमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसके साथ साथ उसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स यानी कि उसमें एसेस आपको देखने के लिए मिलता है। इसके साथ साथ इसमें हैवी मेटल्स, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसमें लेड है, क्रोमियम है और कैडमियम अवेलेबल हो सकता है। इसके साथ साथ उसमें फिनॉल और सल्फाइड भी आपको देखने के लिए मिलता है, जो वाटर सोर्स के लिए बहुत ही खतरनाक है, जो उसको जहरीला बना सकता है। इसके अलावा इसमें अमोनिया और साइनाइड भी हो सकते हैं, जो एक्वेटिक लाइफ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इन सभी पॉल्यूटेंट को हटाने के लिए एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि ईटीपी आवश्यक होता है। तो आइए अब जानते हैं कि ईटीपी में कौन कौन से प्रोसेस स्टेप्स होते हैं और उसके द्वारा कैसे इन पॉल्यूटेंट को रिमूव किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये पूरी जानकारी चाहिए तो हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बने रहिए, क्योंकि हम आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं इसमें, जिससे आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें प्रीलिमिनरी फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है, लेकिन अगर आपका जो वेस्ट वाटर है या जो भी कंटामिनेटेड जो वाटर है वो किसी पाइपलाइन के थ्रू यानी कि किसी क्लोज सर्किट के थ्रू आती है तो प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट की कोई जरूरत नहीं होती है। इसलिए मैक्सिमम देखा जाता है कि जो ऑयल इंडस्ट्री में जो ईटीपी होती है उसमें स्टार्ट होता है पहले प्राइमरी से, यानी कि प्राइमरी ट्रीटमेंट से। और इसमें जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है OWS,
जिसका फुल फॉर्म होता है ऑयल वाटर सेपरेटर। और ये जो सिस्टम है ये ग्रेविटी सेपरेशन पे काम करता है, यानी कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये ग्रेविटी सेपरेशन पे वर्क करेगा। और इसके द्वारा जो वेस्ट वाटर में जो फ्री ऑयल्स हैं, ग्रीस है और जो लार्ज सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं वो रिमूव किए जाते हैं। तो ये समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो ऑयल होता है यानी कि जो तेल है उसकी जो डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसलिए ऑयल हमेशा सरफेस पे होगा, ऊपर होगा, उसके नीचे होगी वाटर, और उसके नीचे जो वाटर से हैवी जो और कोई मटेरियल है तो वो सबसे बॉटम में आएगी। तो इस प्रिंसिपल्स का यूज करके यानी कि ग्रेविटी सेपरेशन का यूज करके हम लोग वाटर में से जो फ्लोटिंग आयल्स हैं उनको रिमूव कर लेते हैं और जो हैवी जो मटेरियल्स हैं उसको बॉटम से ड्रेन कर लेते हैं, जिसको हम लोग स्लज बोलते हैं। इसके बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट में ही एपीआई सेपरेटर का यूज किया जाता है जो स्टोक लॉ प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है, और इसके द्वारा कोरस आयल और ग्रीस रिमूव किया जाता है जो 150 माइक्रोन साइज से ऊपर होते हैं, और इसमें हैवी जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं उसको भी रिमूव किया जाता है। इसके बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट में कोगुलेशन और फ्लोगुलेशन ट्रीटमेंट भी किया जाता है, जिसके द्वारा जो सस्पेंडेड जो इम्प्योरिटी होती है वेस्ट वाटर के अंदर उसको रिमूव कर लिया जाता है। और इसके बाद प्राइमरी ट्रीटमेंट का जो लास्ट स्टेप होता है वो है डिजॉल्व एयर फ्लोटेशन सिस्टम, जिसको बोलते हैं डैप, और ये आपको ऑयल इंडस्ट्री में देखने के लिए मिल ही जाता है और ये नॉर्मल एटीपी में आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। इसका जो प्रिंसिपल है वो है एयर फ्लोटेशन। ये रिमूव करती है इमल्सिफाइड ऑयल को, जैसे कि हमने पीछे जो रिमूव किया था वो भी ऑयल रिमूव किया था, लेकिन फ्री फ्लोटिंग जो ऑयल्स होती हैं उसको रिमूव करते हैं। लेकिन इस मेथड्स के द्वारा जो इमल्सिफाइड ऑयल है, जो फाइन सॉलिड्स हैं और जो ग्रीस जो रह गई उसको इसमें रिमूव किया जाता है। ये कैसे काम करता है इसको समझ लेते हैं हम। वाटर में हाई प्रेशर एयर बबल्स इंजेक्ट किए जाते हैं। ये बबल्स ऑयल और सॉलिड पार्टिकल से चिपक के सरफेस पे आ जाते हैं, जहां से इससे एक स्क्रैपर के द्वारा स्क्रैप कर लिया जाता है, यानी कि रिमूव कर लिया जाता है। तो जितने भी मैंने आपको प्रोसेस बताए ये सभी आते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर ही। तो सबसे पहले हम लोग वेस्ट वाटर को OWS में ट्रीट करते हैं, फिर उसके बाद एपीआई सेपरेटर में, फिर उसके बाद उसका कोगुलेशन और फ्लोकुलेशन करते हैं, फिर उसके बाद उसका डैप में ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये जो चारों सिस्टम है ये आते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में। इसके अलावा कई बार आपको एपीआई के बाद टीपीआई भी दिखता है, तो ये भी एक सेपरेटर ही है। जब आपके वेस्ट वाटर में ऑयल्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो यानी कि आपका अगर जो एपीआई में सेपरेट नहीं हो पाता तो वहाँ पर टीपीआई का भी यूज किया जाता है। इसके बाद आता है सेकेंड स्टेप, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। इस ट्रीटमेंट में हम लोग वेस्ट वाटर में अवेलेबल ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को रिमूव करते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है इसमें अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स का यूज किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपके वेस्ट वाटर में जो ऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट है वो किस लेवल का है, यानी कि अगर हाई लेवल है तो उसको उस हिसाब से आप डिजाइन करते हैं कि हमको कौन कौन सा जो ट्रीटमेंट मेथड यूज करना है। तो इसमें हम लोग जो भी करते हैं बायोलॉजिकली करते हैं, लेकिन वो मेथड्स अलग अलग हो सकते हैं। तो कई बार इसमें होता है कि SBR MBR का यूज किया जाता है, कई बार इसमें एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का यूज किया जाता है, MBBR का यूज किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के लेवल के अकॉर्डिंग ही आप डिसाइड करते हैं कि हमको क्या रखना है और इसमें कितना रिडक्शन आ पाएगा। फाइनली जो भी करते हैं तो इसमें ये रहता है कि हमारा फाइनल यानी कि जो ट्रीटेड वाटर में वो पॉल्यूटेंट रहना नहीं चाहिए। जितने भी हम स्टेप्स में कर रहे हैं कि वो हमारा वहां से रिमूव हो जाए, उसी हिसाब से उसको डिजाइन किया जाता है। तो मान लेते हैं कि हम लोग और जो इसमें बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस यानी कि ASP और यूज करते हैं, तो इसमें MBBR भी यूज करते हैं, आज के डेट में बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। तो इसमें जो प्रिंसिपल यूज होता है वो होती है माइक्रोबियल डिग्रेडेशन, और इसके द्वारा रिमूव होती है वाटर के अंदर से जो COD होगी, BOD होगी और जो डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर्स होंगे ये यहाँ से रिमूव होती है। यह कैसे काम करता है इसको समझ लेते हैं। तो जो बैक्टीरिया होती है ऑर्गेनिक मैटर को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में बदल देते हैं। तो आपने भी अगर नोटिस किया होगा कि MBBR सिस्टम में प्लास्टिक कैरियर्स होते हैं जिन पर बैक्टीरिया
चिपकी होती हैं और वो वर्क करती हैं, जिससे जो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होते हैं वो रिमूव होते हैं। इसके बाद इसमें आता है सेकेंडरी क्लेरिफायर। अगर आप एक्टिवेटेड स्लश प्रोसेस यूज करते हो तो इसमें आएगा नेक्स्ट सेकेंडरी क्लेरिफायर, जिसका जो प्रिंसिपल है वो है ग्रेविटी सेडिमेंटेशन, और इसके द्वारा रिमूव होता है आपका जो डेड बैक्टीरिया है और जो फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं वो यहाँ से सेपरेट होते हैं। और इस ट्रीटमेंट स्टेप में वेस्ट वाटर के अंदर जो भी ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है वो लगभग रिमूव हो जाते हैं, यानी कि इसमें जो रिडक्शन मिलता है आपको 70-80% तक मिलता है। और इसके बाद इस वाटर को और फिनिशिंग की ज़रूरत है, यानी कि इसमें जो भी और जो पॉल्यूटेंट रह गए इनको और कम करने की ज़रूरत है। तो इसके बाद हम लोग भेजते हैं नेक्स्ट स्टेप में, और वो है टर्सरी ट्रीटमेंट, जिसको एडवांस फिल्ट्रेशन और केमिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए अक्सर देखा जाता है कि अगर आपका MBBR सिस्टम है, अगर आपके जो सिस्टम में SBR MBR नहीं है तो वहाँ पर लगाया जाता है MBBR के बाद MMF, जिसको बोलते हैं मल्टीमीडिया सैंड फिल्टर, और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, जिसको ACF बोलते हैं। तो इसके द्वारा जो वाटर में जो टर्बिडिटी है, ऑर्डर है, कलर है, और जो ऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट थोड़ा बहुत जो रह गए वो यहाँ पर रिमूव होता है। कैसे काम करता है इसको समझ लेते हैं। तो जो सैंड फिल्टर सस्पेंडेड सॉलिड्स जो मटेरियल्स रह गए उनको रिमूव करता है, और जो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर है वो जो ऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट रह गए और जो भी वाटर में जो स्मेल रह गया उसको रिमूव करते हैं। इसके बाद जो टर्सरी ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, और जो आपको और ज़्यादा अगर जो फिनिशिंग चाहिए तो वहाँ पर आता है रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम, जिसमें मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन प्रिंसिपल्स के ऊपर एक काम करती है। और इसके द्वारा वाटर में अब जो डिजॉल्व जो सॉल्ट है, हैवी मेटल्स है, उसको रिमूव करते हैं, जिसके द्वारा वाटर का जो TDS है बहुत ही कम हो जाता है। और इसके बाद फिर ज़रूरत पड़ती है इसको और क्लियर करने की, यानी कि इसके अंदर से और इम्प्योरिटी को रिमूव करने की, जिसमें इसमें क्लोरिनेशन या UV ट्रीटमेंट या ओजोनेशन करते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या क्या रिमूव होता है इसको समझ लेते हैं। तो इसमें जो पैथोजेंस रह गए, वायरस हो गई, बैक्टीरिया हो गई, वो रिमूव होती है डिसइंफेक्शन में। और ये कैसे काम करता है इसको समझ लेते हैं। जैसे क्लोरीन या UV लाइट से बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं, और ओजोन का उपयोग करके जो टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करते हैं, यानी कि वाटर को हम लोग ऐसा बना देते हैं कि उसके अंदर ना तो बैक्टीरिया रहे और ना ही कोई टॉक्सिक मटेरियल रह जाए। तो इन सभी प्रोसेस का यूज करके वाटर के अंदर से जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो रिमूव हो जाती हैं, और फाइनली अपना जो वाटर है वो रीयूजेबल या डिस्चार्ज करने लायक हो जाता है, क्योंकि इसके अब जितने भी जो पैरामीटर्स हैं वो गवर्नमेंट्स के गाइडलाइन के अनुसार परमिसिबल लिमिट से कम मिलते हैं। तो ऑयल रिफाइनरी का ETP वाटर को इफेक्टिव रूप से प्योर करने में अहम भूमिका निभाता है। यह न केवल एनवायरनमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करता है, बल्कि यह जीरो लिक्विड डिस्चार्ज की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और आप ऑन डिस्कशन हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को एक्टिवेट कर लें। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसमें अगर आपका कुछ इनपुट्स हैं तो भी हमारे साथ आप शेयर करें, और ये भी आप बताएं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।